आप सभी को यथोचित अभिवादन। मुद्रा और अधिकोषण तत्व, मनी और बैंकिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा की बुराइयां, एविल्स ऑफ मनी। देखिए, ये कुछ धुंधला सा है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल दिखेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मुद्रा के ढेर सारे लाभ हैं, लाभ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, कुछ गंभीर बुराइयां भी हैं। इसीलिए बेकर कहते हैं कि मुद्रा के लाभ हमें बहुत कुछ खोकर प्राप्त होते हैं, यानी कि मुद्रा की बुराइयां भी काफ़ी बड़ी ज़्यादा हैं। अब बुराइयां किस तरह की हो सकती हैं? चार वर्ग हैं। आर्थिक दोष हैं, कुछ सामाजिक और नैतिक दोष हैं, राजनैतिक और धार्मिक दोष। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं मुद्रा के आर्थिक दोष की तरफ, क्योंकि आर्थिक दोष जो होते हैं यही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें इन्हें देखना होगा। सो इकोनॉमिक एविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के आर्थिक दोष। सबसे पहला दोष है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म देना। आप जानते हैं कि जब तक मुद्रा नहीं थी तब तक बचत जैसा भी कुछ नहीं था। बचत अल्पकालीन जो होती है, दीर्घकाल में वही पूंजी बनती है। जब पूंजी होगी तब कहीं ना कहीं पूंजीवाद आएगा। पूंजीवाद क्या है? जिसमें एक व्यक्ति बहुत अमीर होता है, दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब होता है श्रमिक के तौर पे। तो ऐसा माना जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस पे ये आरोप लगते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दरअसल निर्धनों और जो गरीब जो श्रमिक हैं उनके शोषण का एक तरीका है, एक संयंत्र है, एक व्यवस्था है। ऐसा आरोप लगता रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस आरोप की दृष्टि से आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो ये एक दोष के तौर पे नजर आएगा। मुद्रा ने पूंजी के संचय को संभव बनाया, और पूंजी का संचय यानी बचत जब हुआ तब पूंजी को गतिशीलता का गुण भी मुद्रा नहीं दिया। तरलता का गुण, यानी कि आप मुद्रा को कभी भी कहीं पे भी आसानी से ला ले जा सकते हैं, उससे कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, यानी कि मुद्रा को आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं, यही तरलता का गुण होता है। देखिए, जो तरल पदार्थ हैं उनका कोई आकार नहीं होता, वो कहीं पे भी ढल जाते हैं। यही मुद्रा के साथ भी व्यवस्था लागू है। तो आप इतना समझ लीजिए कि पूंजी ने जो संचय का गुण दिया, मुद्रा ने पूंजी को जो संचय का गुण दिया, उसकी गतिशीलता में वृद्धि की, तरलता प्रदान किया। इसी से क्या हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आ गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं अनेक बुराइयों से ग्रस्त होती है, जैसे श्रमिक व पूंजीपतियों में संघर्ष चलता है। श्रमिकों का शोषण भी माना जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। एकाधिकारों की स्थापना, बहुत सारे ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एकमात्र विक्रेता या सेवा प्रदाता होते हैं। फिर वो मनमाने जो मूल्य हैं वह अपनी वस्तुओं या सेवाओं के चार्ज करते हैं ग्राहकों से। तो कहीं ना कहीं वो एकाधिकार का एक बहुत बड़ा दोष है। ऐसे एकाधिकारों की स्थापना भी पूंजी से ही हो पाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जियो जियो का टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना। आप सभी लोग इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि जियो जो है, उसकी जो मदर कंपनी रही है वो रिलायंस रही। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बड़ी कंपनी, और इसके आने से क्या हुआ कि जियो के आने से आपने देखा होगा कि तमाम कंपनियां ऐसी थीं जो छोटी छोटी कंपनियां थीं, टाटा, डोकोमो, जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, या एयरसेल वगैरह वगैरह, और भी तमाम थे, वो सब गायब हो गए। अब बचा क्या है? कुछ बड़ी जाइंट थे, उन्होंने भी कोलैबोरेशन किया तब वो बच पाए। जैसे आपने सुना होगा कि आइडिया, ठीक है, आइडिया और वोडाफोन, इनको आपस में क्या करना पड़ा? कोलैबोरेट करना पड़ा। कैन यू इमेजिन? अच्छा, एक और बात आई। दूसरी एक बड़ी कंपनी है एयरटेल, ये जैसे तैसे कंपटीशन कर पा रही है जियो से। अब ये मान के चलिए कि जियो ने एकाधिकार कर लिया है। जब वो आए थे तो उन्होंने लगभग एक साल पहले 6 माह के लिए, फिर नेक्स्ट 6 माह के लिए, और फिर उसके बाद में अगले और 6 माह के लिए उन्होंने डेटा जो था पर डे 1 GB डेटा उन्होंने क्या करा? मुफ्त में दिया। लोगों को आदत डाल दी। अभी वही डेटा लगभग 700 रुपये या 500 रुपये समथिंग, 500-600 रुपये मान लीजिए, इनके पैके आ रहे हैं 598 समथिंग के आसपास, जहां आपको 1.5 GB डेटा मिल पा रहा है पर डे।
और वो भी कितना, लगभग वही 80-84 दिनों के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि शुरुआत में जब बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी के पास, तो वो मार्केट डंपिंग करता है, जैसे जियो ने करने की कोशिश की। शुरुआत में आप वही सेवाएं, वही वस्तुएं इतनी सस्ती कर देते हैं कि जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं वो गायब हो जाती हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने मार्केट डंपिंग वगैरह की भी समस्याएं शुरू की, जो इन्होंने अभी जिसका वर्णन नहीं किया। मार्केट डंपिंग का मतलब किसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पे जो वस्तुएं जिस मूल्य पर बिक रही हों उससे बहुत सस्ता करके उसे बेचना। तो सारे के सारे ग्राहक आपकी वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं, और उस मार्केट में अन्य जो विक्रेता होते हैं, जो पुराने परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले विक्रेता होते हैं, उन्हें मजबूरन वहाँ से पलायन करना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने आप में एक खतरनाक अर्थव्यवस्था हो सकती है अगर उसमें ये सारे दोष विराजमान हों, मतलब उपस्थित हों। श्रमिकों और पूंजीपतियों में संघर्ष का होना, श्रमिकों का शोषण, एकाधिकारों की स्थापना, एकाधिकार यानी मोनोपोली, और अति उत्पादन, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने से भी नुकसान होते हैं। वो क्या होते हैं जान लीजिए। बहुत ज़्यादा उत्पादन जब होगा तो वस्तुओं की आपूर्ति बहुत बढ़ जाएगी, और उससे ये होगा कि मार्केट में उसका अगर आपूर्ति उसकी मांग से ज़्यादा हो जाए तो अचानक से उनके मूल्य कम होंगे। तो ये तो बड़ा अच्छा है कम होना मूल्यों का, लेकिन नहीं, मूल्यों का कम होना बहुत अच्छा इस दृष्टि से नहीं। ग्राहकों के लिए हो सकता है कि अल्पकाल में वो अच्छा लगे, लेकिन मूल्य बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी ने उन वस्तुओं का उत्पादन किया था वो लॉस में चली जाएगी, और लॉस में जाते ही जो श्रमिक, जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे कार्यरत थे, उनको भी पारिश्रमिक वगैरह मिलने में समस्या आएगी, और अल्टीमेटली वो पारिश्रमिक भी तो आम पब्लिक को ही मिलते हैं ना, तो अल्टीमेटली दिक्कत आती शुरू होती है। तो अति उत्पादन भी एक समस्या है। पूंजी बहुत ज़्यादा होती है तो आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन करना खतरनाक होगा। और उसके बाद में है आर्थिक विषमताएं। आर्थिक विषमताओं का तात्पर्य इससे है कि कहीं लोगों की आय बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं रोजगारी है, कहीं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस तरह की समस्याएं। और व्यापक बेरोजगारी, व्यापक बेरोजगारी इसी से हो जाती है कि जब इस तरह के अति उत्पादन वगैरह की स्थिति होगी, कंपनियां बंद होंगी, बाद में मांग घटने से या सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने से, मूल्य कम हो जाने पे, तो अल्टीमेटली लोगों को बेरोजगार भी होना पड़ सकता है। तो एक तो रहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म देना, दूसरा आता है व्यापार चक्रों को जन्म। व्यापार चक्र क्या होते हैं जान लीजिए। व्यापार चक्र का मतलब होता है तेजी यानी इन्फ्लेशन, और मंदी यानी कि डिफ्लेशन। तेजी यानी मूल्यों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना यानी कि महंगाई, और मंदी यानी कि जहाँ पे मूल्य बहुत कम हो जाते हैं। ये व्यापार चक्र कहलाता है। चक्र मतलब पहिया, और पहिया आप जानते हैं गोल गोल घूमता रहता है। तो जो चीज़ यहाँ पहिए में ऊपर होती है, अगर आप किसी पहिए में ऊपर एक डॉट लगा दें अलग कलर से, मान लेते हैं रेड कलर, तो आप पाएंगे कि ये जो डॉट है ये लगातार घूमता रहेगा। तो ये अभी जो ऊपर है ये कुछ समय बाद ये नीचे नज़र आएगा। तो व्यापार चक्र का मतलब है कि कभी जो वस्तुएं बहुत तेज़ी में होंगी, वही वस्तुएं कभी उनके मूल्य बहुत नीचे होंगे। ये डाउनफॉल हो गया मूल्यों का स्केल। आप यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर ये मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो यहाँ पर जो यहाँ पे 4 पे था, अभी वो 0 पे आ जाएगा। तो ये मंदी हो गई, ये तेजी हो गई। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये ठहरता नहीं है। इसको व्यापार चक्र बोलते हैं, ट्रेड साइकिल। इसमें तेजी और मंदी यानी महंगाई और जो मूल्यों का कम होना है उसको मंदी ही बोलते हैं। ठीक है। तो तेजी के दिनों में क्या होता है, तेजी के दिनों में वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है। मंदी के दिनों में देश में जब वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं तो लोगों को कंपनियां निकालना शुरू कर देती हैं, तो बेकारी यानी कि बेरोजगारी शुरू हो जाती है। व्यापार चक्रों के कारण समूची अर्थव्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसका आर्थिक विकास पर पूरा प्रभाव रहेगा, बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। कीन्स क्या कहते हैं, व्यापारिक उतार चढ़ाव बचत व निवेश संबंधी निर्णयों में असंतुलन का परिणाम होते हैं। बचत और निवेश का संबंध किससे है, मुद्रा से। अतः मुद्रा ही व्यापार चक्रों का निर्माता है। ठीक। तो और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए मुद्रा के कुछ और भी दोष हैं। मुद्रा के अन्य दोषों में क्या आता है, एक दोष आता है ऋणग्रस्तता तथा अपव्यय में वृद्धि। जरा सा जानिए क्या चीज़ है। देखिए मुद्रा से ही आप ऋण ले सकते हैं। जब तक मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, ऋण लेने की सुविधा नहीं थी। तो मुद्रा से आप अभी ऋण ले सकते हैं और बाद में चुका भी सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब ऋण लेने की सुविधा होती है तो आप अपव्यय करते हैं, और अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची।
और उससे आप ऋणग्रस्त होते चले जाते हैं। तो समाज में अगर किसी की उधार ले लेकर के अपने खर्चे चलाने की आदत है तो ये अच्छी नहीं है। इससे समाज में ऋणग्रस्तता और अपव्यय में बढ़ोतरी मिलती है, होती है, दिखती है। अति पूंजीकरण तथा अति उत्पादन, देखिए अभी आपने पढ़ा था कि अगर पूंजी बहुत ज़्यादा हो जाए जो कि मुद्रा के माध्यम से ही सृजित होती है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके पास खूब पैसा है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप उत्पादन करते रहेंगे। अब ज़रा सा जानिए कि बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो उससे क्या होता है। इससे क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो गिरने लगती हैं और मंदी की स्थिति उत्पन्न होने पर इसका उद्योग धंधों और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अगर उद्योग धंधे बंद होंगे तो क्या होगा, रोजगार की स्थिति खराब होगी और राष्ट्रीय जो आय है उसमें भी कमी होगी। अब सोचिए जरा कि राष्ट्रीय आय में अगर कमी हो जाए तो कितना खतरनाक स्थिति होगी। तो अति पूंजीकरण इस तरह से अति उत्पादन के चलते बहुत बार समूची अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर जाता है। इस तरह की भी संभावना है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, देखिए आप जानते हैं कि मुद्रा के मूल्य जो है वो एक जैसे नहीं रहते। आप ये जानते तो हैं, लेकिन इसको एक उदाहरण से आप बेहतर समझ सकेंगे। आप कभी जाते थे दुकान पे और आपको 1 रुपया देना होता था और 1 रुपये दे करके आपको 2 टॉफ़ी मिलती थी। ठीक है, आप 1 रुपये देते थे और आपको 2 टॉफ़ी मिल जाती थी। अभी आप जा रहे हैं, 1 रुपया दे रहे हैं और आपको 1 टॉफ़ी मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे, टॉफ़ी के रेट बढ़ गए। बिल्कुल सही बात है ना, पहले आपको टॉफ़ी 1 रुपये में 2 मिलती थी, अभी आपको 1 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है। तो आपने क्या कहा, टॉफ़ी के रेट बढ़ गए। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें, पहले 1 रुपया 2 टॉफ़ी खरीद के लाता था, अभी 1 रुपया जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, जब 1 टॉफ़ी खरीद रहा है, अब अगर आपको मान लेते हैं 2 ही टॉफ़ी खरीदनी हो तो कितने रुपए चाहिए होंगे, 2 रुपये। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है कि 1 टॉफ़ी पहले कितने की मिलती थी, 50 पैसे की, 0.5 रुपये की, और अभी जो है वो कितने की मिलेगी, 1 रुपये की मिलेगी 1 टॉफ़ी। तो आप ये कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य घटा, क्योंकि पहले आपको 1 टॉफ़ी 50 पैसे की मिल रही थी, अब आपको वही 1 टॉफ़ी 1 रुपये की मिल रही है, मतलब 1 रुपये का मूल्य घट गया है ना। तो ये हो गया मुद्रा के मूल्य में कमी आना। वस्तुओं के मूल्य जब बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वस्तुओं का मूल्य और मुद्रा के मूल्य में विपरीत रिलेशन होता है। अगर वस्तुओं के मूल्य जो है ना, वस्तुएं जो हैं इनके अगर आप बात करें, इनका जो प्राइस होगा, अगर इसमें बढ़ोतरी हो रही हो तो जो मुद्रा है उसका जो प्राइस होगा उसमें डाउनफॉल हो रहा होगा। ठीक है ना। आप पहले जाते थे, पेट्रोल जो है 100 रुपये का डलाते थे और उस समय मान लिया 2 लीटर पेट्रोल जो है हो जाता था। अभी आप 100 रुपये देते हैं और अब आपका पेट्रोल जो है वो करीबन 1.1 लीटर के आसपास होता है, क्योंकि 75 अराउंड रेट चल रहा है पेट्रोल का, 1.25 समथिंग होगा। ठीक है ना। तो कुल मिला करके जहाँ पहले 2 लीटर मिलता था, अभी कितना मिलेगा, 1.25 लीटर्स। तो अगर ऐसा हो कि पहले 100 रुपये में 2 लीटर मिलता था, अभी 100 रुपये में केवल 1.25 लीटर मिल रहा है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 100 रुपये की कीमत घट गई ना। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, पेट्रोल का मूल्य बढ़ना, यानी कि मुद्रा का मूल्य घटना, इसे मुद्रा का अवमूल्यन बोलते हैं। खैर वो हम बाद में जानेंगे, बाद में हम उसे डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो आपको बताना चाहते हैं कि मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता, समय समय पर मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। एक तो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा के जब कीमतों में बहुत वृद्धि हो जाती है, मुद्रा की नहीं, वस्तुओं की, जब वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो समाज का निर्धन और मध्यम वर्ग बहुत प्रभावित होता है, उसे वस्तुएं खरीदने में दिक्कत होती है। जैसे युद्ध वगैरह हो, जब युद्ध चल रहा था तो जर्मनी में मुद्रा का बहुत ज़्यादा प्रसार कर दिया गया था, यानी कि सरकार ने ढेर सारे नोट छापे और उससे क्या हुआ कि जर्मनी में यह स्थिति हो गई कि लोग मार्क की टोकरियों में भरकर मुद्रा ले जाते थे, तब उन्हें माल जो है जेबों में मिलता था। तो इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। ये वो स्थिति है जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है और मुद्रा का मूल्य, वस्तुओं के मूल्य ज़्यादा होंगे, महंगाई यानी वस्तुओं के मूल्य ज़्यादा, और मुद्रा का मूल्य जब कम होता है, इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मुद्रा का जो प्राइस होगा वो तो कम होगा, लेकिन जो मुद्रा की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। स्फीति का मतलब बढ़ोतरी होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, और मुद्रा का जो मूल्य है
वो नीचे चला जाता है। आप जानते हैं कि क्वांटिटी का मतलब सप्लाई से है, किसी भी वस्तु की क्वांटिटी बढ़ना मतलब सप्लाई बढ़ना। तो क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो उसका मूल्य क्या होगा, ये एक सामान्य नियम है। किसी भी वस्तु की अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसका जो प्राइस होगा वो घट जाएगा, और अगर किसी वस्तु की सप्लाई जो है ना वो शॉर्टेज में हो जाए तो क्या होगा, उसका प्राइस, सप्लाई अगर शॉर्टेज में हो जाए तो उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस फिर अल्टीमेटली बढ़ने लगेगा। तो ये बात शायद आपको समझ में आती होगी। तो मुद्रा स्फीति आपने जान ली। मुद्रा अपस्फीति क्या है, इस स्थिति में कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें, और अति उत्पादन और व्यापक बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इससे क्या होगा, बहुत बार अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। एक और मुद्रा का दोष है आर्थिक दोषों में, धन का असमान वितरण। देखिए, धन का असमान वितरण किस तरह से दोष समाज में लेके आता है। देखिए, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो कुछ लोग बहुत सारे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा निर्धन और बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा धन पूंजीपतियों के पास होता है, केंद्रित होता चला जाता है। आय और संपत्ति में बहुत सारी विषमताएं यानी असमानताएं हो जाती हैं। धनी वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण करता चला जाता है, जिससे समाज में वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। काला धन एक समस्या है। आप जानते हैं कि अगर मुद्रा ना हो तो धन भी नहीं होगा, और धन नहीं होगा तो काला धन जैसी स्थिति भी नहीं आएगी। काला धन का मतलब जान लीजिए, वह धन जिसको सरकार की नज़रों से छिपा के टैक्स बचाया जाए, वह धन काला धन कहलाता है। ठीक है, मुद्रा के कारण ही काले धन की समस्या उत्पन्न होती है। लोगों के लिए मुद्रा के रूप में करों की चोरी करना आसान हो जाता है। काले धन को की विद्यमानता सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को पूरी तरह से असफल कर देता है। अच्छा, मुद्रा जो है ना, ये सेविका के रूप में आई थी, आज ये स्वामिनी बनती चली जा रही है। मुद्रा चूंकि स्त्रीलिंग है इसीलिए सेविका और स्वामिनी बोला गया है। धन अगर बोलेंगे तो सेवक और स्वामी बोल सकते हैं। जब तक मुद्रा को नियंत्रित रखा जाता है तब तक तो यह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जैसे ही यह नियंत्रण से बाहर हो जाए, मतलब हम इसके मूल्य को तय ना कर पाएँ, इसकी मात्रा को अगर हम नियंत्रित ना कर पाएँ, तो फिर ये हमारे ऊपर स्वयं अपना अधिकार बना लेगी और पूरी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकती है। यह मनुष्य की सेविका के बजाय स्वामिनी बन सकती है। एक उदाहरण दिया गया है कि 1914 से 1923 तक जर्मनी में बहुत ज़्यादा मुद्रा प्रसार हुआ था। उसके कारण हुआ ये था कि पूरा का पूरा जो राष्ट्र था, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुका था। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इसके दोष थे जो आपको संभवतः समझ में आएंगे। ओके, देखिए, जर्मनी में ये मुद्रा स्फीति इतनी बढ़ी थी कि वह सर्वनाश के कगार पे पहुंच गया था। और 1929 से 1993 तक जो विश्वव्यापी महामंदी आई थी, उससे क्या हुआ था कि राष्ट्रों में करोड़ों व्यक्तियों को गंभीर यातनाएं झेलनी पड़ी। रॉबर्टसन के शब्दों में, मुद्रा जो मानवता के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, नियंत्रित न किए जाने पे संकट और भ्रम का कारण बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि मुद्रा स्फीति जर्मनी में जब बढ़ी तो उसने जर्मनी से बढ़ करके फिर पूरी दुनिया में विश्वव्यापी महामंदी का वो कारण बनी। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत खतरनाक थी। अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक। ये आपने अभी क्या पढ़े थे, ये आपने अभी पढ़े थे मुद्रा के आर्थिक दोष। अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक तथा नैतिक दोष। देखिए, भौतिकवाद को बढ़ावा देना। भौतिकवाद क्या होता है, चारों ओर भौतिकता यानी मटेरियलिज्म का बोलबाला है। अधिकाधिक मुद्रा कमाकर लोग धनवान होना चाहते हैं। समाज में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है मुद्रा को। आध्यात्मिक तथा धार्मिक विचार अब पृष्ठभूमि में चले गए हैं, यानी कि सेकेंडरी हो चले हैं। लोग निसंकोच उचित अनुचित कोई भी उपाय हो मुद्रा कमाने में लगे हैं। मुद्रा ने लोगों को लालची बना दिया है। आजकल ईमानदार और गरीब व्यक्ति का समाज में कोई स्थान ही नहीं है। रस्किन क्या कहते हैं, मुद्रा के भूत ने हमारी आत्मा को काबू कर लिया है। किसी धर्म या दर्शन में इसे बाहर निकालने की शक्ति दिखाई नहीं देती। ये रस्किन के शब्द हैं। बाइबल क्या बोलता है, मुद्रा का लालच ही सब बुराइयों की जड़ है। तो आप देखिए कि हम मटेरियलिज्म में इतना ज़्यादा खोते चले जा रहे हैं, हमें उचित या अनुचित का ही कोई भान नहीं है। उचित या अनुचित उपाय पे विचार किए बिना मुद्रा कमाने में लगे हैं। देखिए, मुद्रा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो उचित संसाधनों से कमाया जाए तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का कारण बन सकता है। लेकिन अगर जो है
अगर ऐसा नहीं है, अगर अनुचित कारणों से किया गया तो क्षणिक प्रसन्नता तो मिल सकती है, लेकिन बाद में दीर्घकालिक प्रसन्नता, वो प्रसन्नता लंबे समय तक ठहरनी नहीं है, वो प्रसन्नता दीर्घकालिक प्रसन्नता नहीं हो सकती। तो हम अब बात करते हैं शत्रुता को बढ़ावा, एक अगला सामाजिक दोष या नैतिक दोष। जरा सा समझिएगा, मुद्रा से क्या होता है? भाई भाई में झगड़े होते हैं, मित्रों में शत्रुता हो जाती है, बाप बेटे में मनमुटाव होते हैं, पति पत्नी के मध्य वैमनस्य बन जाता है। अनेक बार मुद्रा के लेन देन को लेकर सुखी परिवार भी बिखर जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शोषण में वृद्धि। देखिए मुद्रा जो है ना, अधिकाधिक धन कमाने के लिए पूंजीपति मुद्रा को बचा लें जितना ज़्यादा हो सके, तो श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं, कभी कभी उनसे अधिक घंटे काम लेते हैं, गंदे स्थानों पे उनसे काम करवाते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई में, सैनिटाइजेशन में वहाँ पे क्या होता है, खर्चा लगता है, तो उस खर्चे को बचा ले जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, व्यापारी जो है लोगों का शोषण कर रहे होते हैं। बहुत बार व्यापारी मिलावट करने लगते हैं, कम तौली करते हैं, चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, ये सब उपभोक्ताओं के शोषण का जरिया है। और ये सब क्यों होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा बचाने के लिए। तो मुद्रा का लोभ जो है ना, वो समाज को शोषण का एक ऐसा चक्र में फंसा देता है जहाँ से निकलना उसके लिए बड़ा कठिन है। नैतिक पतन की अगर हम बात करें तो मुद्रा ने मनुष्य में लोभ की प्रवृत्ति को जन्म दे दिया। तो इससे समाज में चोरी, डकैती, विश्वासघात, धोखेबाजी, गबन हत्या, ये सब बुराइयां हो गई हैं। मुद्रा ने व्यभिचार, वैश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी, ये सारी कुरीतियों को जन्म दिया है। मुद्रा के कारण ही आज समाज में दया, प्रेम, सहानुभूति, सहृदयता, सदाचार और नैतिक मूल्य लुप्त होते चले जा रहे हैं। देखिए ये सारी बातें आप इनसे परिचित हैं। मुद्रा ने क्या करा है कि लोगों में लालच आ गया। अब लोग क्या करते हैं ना, कि इस लालच की वजह से चोरी, डकैती, विश्वासघात, धोखेबाजी, कुछ भी करने से, गबन यानी कि कहीं पे भी कोई घोटाला कर देना, हत्या, बुराइयां, ये सब हैं। व्यभिचार यानी कि चारित्रिक कोई शुचिता नहीं रही, लोग अपने तन को बेचने को भी मजबूर हैं। वेश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी, आजकल रिश्वतखोरी को तो मतलब अधिकार मान लिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति ऊपरी आमदनी के बिना वाली नौकरी करता है तो उसे बेकार माना जाता है। तो रिश्वतखोरी मतलब नैतिक पतन की समझ लीजिए कि पराकाष्ठा है। तमाम और कुरीतियां हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि मुद्रा कहीं ना कहीं प्रमुख कारण होती है। आज के समय में समाज से दया, प्रेम, सहानुभूति, सहृदयता, सदाचार, ये सब नैतिक मूल्य पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। तो इसमें लुडविग वान माइसिस ये क्या कहते हैं कि मुद्रा को चोरी, हत्या, धोखेबाजी या विश्वासघात का कारण भी माना जाता है। मुद्रा का दोष उस समय ज्ञात होता है जब एक वेश्या तुच्छ मुद्रा के लिए अपने शरीर को बेच देती है। एक न्यायाधीश न्याय के विरुद्ध अपना निर्णय सुना देता है और अपनी आत्मा को बेच देता है। रस्किन कहते हैं कि मुद्रा के शैतान ने आत्माओं को दबा दिया है। तो ये सामाजिक और नैतिक दोष रहे। राजनीतिक दोषों पर हम जल्दी से विचार करते हैं। देखिए राजनीतिक दोषों में क्या क्या आता है। मुद्रा द्वारा कुछ भ्रष्ट लोग सीधी सादी जनता को वोट खरीद कर मुद्रा के बदले और कहीं ना कहीं विधानसभा और संसद में सांसद, विधायक और मंत्री तक बन जाते हैं और अब फिर अपने स्वार्थ के लिए देश का शोषण करते हैं। मुद्रा के कारण भारत की राजनीति में दल बदलने की प्रवृत्ति हुई है। अभी आप देखिए कि कई सारे राज्यों में विधायकों को एक लंबे समय तक कुछ होटल्स में रखा गया बंधक बना करके अलग अलग दलों के द्वारा, और फिर सरकारें बना ली गई, बिगाड़ दी गई। तो ये कहीं ना कहीं कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दोष का प्रमुख कारण है। राजनेताओं द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत बार मुद्रा द्वारा सांसदों और विधायकों को खरीदा जाता है। मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव आने पर कई राष्ट्रों को राजनीतिक उथल पुथल का सामना तक करना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा ने अनेक राजनीतिक बुराइयों को जन्म दिया है, जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, साम्राज्यवादी यानी कि दूसरे देश पे अपना अधिकार बनाना, धनी राष्ट्रों द्वारा निर्धन और दुर्बल राज्यों का शोषण वगैरह, यह भी मुद्रा के कुछ प्रमुख दोषों में से एक रहा है। मुद्रा के कुछ धार्मिक दोष भी हैं, चलिए हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मुद्रा का सहारा लेकर के मानव को धर्म के नाम पे खूब लड़ाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने अपने विशालकाय धार्मिक स्थलों के निर्माण की होड़ में लगे हैं।
धर्म ने मुद्रा के बलबूते पर राजनीति से मिलकर सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लिया है। ये बिल्कुल सही बात है। हमें कहीं ना कहीं मुद्रा का ये बहुत बहुत ज़्यादा भयानक चेहरा दिखता है जब इसने धर्म में धार्मिक दोष उत्पन्न कर दिए हैं। मैं इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आप सभी लोग इस विषय के बारे में पहले से ही पूर्व परिचित हैं। देश की स्थिति क्या रही है धर्म के नाम पे, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। निष्कर्ष क्या है, गंभीर दोष हैं मुद्रा में और मानव जाति के लिए ये वरदान जैसा जो था, वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी है। मगर विद्वान ये मानते हैं कि मुद्रा जो है वह एक जड़ पदार्थ है, एक साधन है। आप इसे साध्य मत मानिए। अगर आप इसका सही से उपयोग कर लेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से ये वरदान ही सिद्ध होगी। तो मुद्रा, दरअसल ये मुद्रा में बुराई नहीं है, ये बुराई मनुष्य के स्वभाव में है ना। मुद्रा का अगर हम अनुचित संग्रह करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो सारी बुराइयों का ये जड़ हो जाएगा। पिस्तौल जो है ना, पिस्तौल बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे का प्राण लेता है। लेकिन अगर आप पिस्तौल का प्रयोग करना सीख लें तो आप अपने देश को दुश्मन से बचा भी सकते हैं। आप मुझे बताइए, सैनिकों के द्वारा जो बंदूक हैं, जो पिस्तौल हैं, इनका सदुपयोग ही तो कहा जाए, क्या वो उसका दुरुपयोग करते हैं? नहीं ना। तो संभवतः आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जो है ना, उसमें अगर हम उससे खुद को नुकसान पहुँचाते हैं तो इसमें दोष पिस्तौल का नहीं है बल्कि प्रयोग करने वाले का है। अगर कोई औषधि जो है किसी डॉक्टर ने किसी को गलत दे दी और उसको हानि कर गई तो उस दवा का, उस औषधि का तो दोष नहीं, उसका दुरुपयोग हुआ है, इसीलिए उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा। तो दरअसल मुद्रा एक साधन मात्र है और इसका सदुपयोग और दुरुपयोग मनुष्य के हाथ में है। तो मुद्रा का सावधानी और सतर्कता से अगर प्रयोग किया जाए तो मनुष्य इसकी बुराइयों को दूर तो नहीं कर सकता मगर नियंत्रित जरूर कर सकता है। ये बात संभवतः आपको समझ में आ रही होगी कि मनुष्य जो है चाहे तो मुद्रा की बुराइयों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, हम कुछ बातें इसमें से पढ़ते हैं कि हम सब लोग मुद्रा के प्रयोग के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम मुद्रा को हटाने की बात ना करें। मुद्रा को अगर हटा देंगे तो हमारा जीवन निर्वाह लगभग असंभव हो जाएगा। उचित क्या है? उचित यह है कि मुद्रा की बुराइयों पर समुचित नियंत्रण रखकर इसे मानव जाति के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाए। ठीक है, इसमें बेजहॉट कहते हैं कि मुद्रा स्वयं अपना नियंत्रण नहीं कर सकती है, अतः मनुष्य को मुद्रा पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, मुद्रा को वफादार और आज्ञाकारी नौकर की भांति काबू में रखना चाहिए, इसे मालिक नहीं बनने देना चाहिए। तो इससे हो जाएगा। तो मुद्रा की बुराइयों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? समाज में नैतिकता के स्तर को ऊंचा अगर हम कर पाएँ तो मुद्रा संग्रह की अनुचित जो प्रवृत्ति है उसको अगर हम कम कर देंगे तो मुद्रा की पहली बुराई जो पूंजीवाद की तमाम बुराइयों के रूप में आती थी उस पर कमी आएगी। मुद्रा का कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेंद्रण हम अगर रोक दें तो भी मुद्रा की बुराइयों को दूर कर सकते हैं। मुद्रा का अनावश्यक प्रसार न करें और मौद्रिक प्रबंध की उचित नीति को देश में अपनाएं तो मुद्रा के दोषों को दूर किया जा सकता है। तो ये रही मुद्रा की कुछ बुराइयां। मुझे लगता है कि आपको यह विषय समझ में आज आया होगा। आज आप सभी लोगों ने इसे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।